I will again restart. I think there was a network glitch. So now I think I am audible to everyone. I will start with my presentation again. ये हम बात करें, we were talking about पोषण अभियान and reducing the prevalence of SAM children in the state by identifying and confirming them. मैं बीच में हिंदी में भी बात करूंगा और इंग्लिश में भी, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा. एंड अगर जो मुझे पहले नहीं, प्लीज आई लाइक टू वेलकम डॉक्टर अश्विन गौतम and the listeners, Department of W and Department of we'll start with the slides. As I was, मैं जो बता रहा था आपको पोषण अभियान के बारे में. पोषण अभियान जो है, इस साल हम पोषण माह मना रहे हैं 1 सितंबर से 20 सितंबर तक, 30 सितंबर तक जो ये पोषण माह मनाया जाएगा. इसका एम रहेगा बेसिकली टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, जिसे हम सीवियर कुपोषित बच्चे कहते हैं, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम रखा है 2022 तक सुपोषित भारत का और मैल न्यूट्रिशन फ्री करने का, जिसके लिए हम सारे डिपार्टमेंट जो है कन्वर्ज करके डिपार्टमेंट ऑफ WCD के अंडर जो है, ये कन्वर्जेंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में किसी भी तरह से मैल न्यूट्रिशन जो है वो खत्म किया जाए. ये हमारे लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा, WCD इसको हेड करता है, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जल शक्ति विभाग, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, जैसे ये सारे विभाग नेशनल से लेके विलेज लेवल तक इकट्ठे काम करते हैं. आगे बात करें अंडर न्यूट्रिशन की. अंडर नरिशमेंट जो है, इसके मुख्य कारण स्टंटिंग, वेस्टिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जैसे फैक्टर्स रहते हैं, जो आगे फर्दर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इफेक्ट करते हैं. इसके कारण आप सभी जानते हैं, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पेयर्ड रहती है, यानी कि जो आपका हाइट, वेट जो है, उसमें फर्क पड़ता है, और बॉडी के अदर सिस्टम्स में भी इसका इफेक्ट रहता है. अब हम बात करें रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसमें हमारा जो मुख्य जो रोल रहता है, जैसे कि हम पहले से ही प्रमोट करते हैं एक्सक्लूसिव फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फैसिलिटी पर भी नियोनेटल केयर तो दी ही जाती है NRC और SNCU के माध्यम से, होम बेस्ड नियोनेटल केयर HBOIC. फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी प्रमोट करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स. फर्स्ट 1000 डेज के बारे में भी जो महत्व है उसके बारे में भी बताते हैं, और कुछ प्रोग्राम हमारा प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया को कम करने में भी रहता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताऊंगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है पोषण माह 2020 का, वो बिल्कुल फोकस्ड है सिवियर एक्यूट मैलनरिश्ड जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रीटमेंट करना, और टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए और आइडेंटिफिकेशन हो जाए. ये इस बार का पोषण माह का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का मेजर रोल रहता है. तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रेटेजी है, हमें जो फोकस करना है न्यूट्रिशन इन फर्स्ट 1000 डेज, यानी कि जब माँ धात्री, जब
धात्री महिला जो गर्भवती बनती है उसके बाद से लेके डिलीवरी में, और डिलीवरी से लेके 2 साल तक के बच्चे को जो है हम फर्स्ट 1000 डेज कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। हम हमारे स्टेट में हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी डेवलप किए हैं जो कन्वर्जेंस में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ WCD से जारी की गई है। और इसके साथ ही जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के स्कीम्स हैं उसके बारे में भी हमें आपको जागरूक करेंगे। और जो आई थिंक जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं वो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज स्कीम्स एंड दे आर मेटिकुलसली डूइंग इट। तो पहले बात करें प्रोग्रामेटिक अप्रोच की नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम्स की, तो ये हमारी मुख्यतः स्कीम्स हैं जिसमें जो है इंस्टीट्यूशन बेस पे हमारे NRCs हैं, SNCUs हैं, सिक यूनिट केयर यूनिट्स, न्यूबॉर्न बेबी केयर कॉर्नर्स NBCCs हैं। और अगर बात करें माँ प्रोग्राम की, ये भी शायद आई थिंक ऑल आर वेल अवेयर कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है which signifies mother requires support from even family members also। इसके बारे में हेल्थ फैसिलिटी में भी बकायदा प्रमोट किया जाता है थ्रू अवर काउंसलर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, जो भी हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है। बात करें होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की, तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में जो है अप टू 42 डेज जो है आशा वर्कर घर जाकर जो है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसिल करती है और बच्चे को भी टाइम टू टाइम चेक करती है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे MCP कार्ड में भी की जाती है। एक प्रोग्राम हमारा अभी नया चला है होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, जिसको भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा में अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम 42 डेज के बाद भी 42 दिनों के बाद भी जो है हर 3 महीने पे बच्चे का जाके विजिट करती है आशा वर्कर और उसमें देखती है कि भी उसने जो पड़ाव हैं, माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं वो लिए हैं या नहीं लिए हैं। इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, ये हमारा जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करने के बाद, ये उसके बारे में दर्शाता है, जिसके लिए ट्रेनिंग जो है हमारे विभाग में ऑलरेडी दी जा रही है। एक बात करूंगा मैं ECD कॉल सेंटर की और फर्स्ट 1000 डेज की। ECD कॉल सेंटर हमारा इसी जो मैं फर्स्ट 1000 डेज की बात कर रहा था उसी में आपको विस्तृत में बताऊंगा। आगे बात करें अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की, तो अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में भी 6 महीने के बाद जो है हम बच्चों को IFA का सिरप पिलाते हैं, जिसके लिए आशा वर्कर भी घर विजिट करके माँ को सिखाती है कि बच्चे को किस तरह IFA सिरप दिया जाए। और फर्दर उन्हें स्कूल में भी हम आई थिंक सभी भी देते हैं इससे कि टैबलेट्स भी दी जाती हैं आयरन की एडोलेसेंट एज ग्रुप्स को। बाद में जब माँ गर्भवती बनती है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है IFA की टैबलेट्स दी जाती हैं। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ डायरिया का कैंपेन भी होता है, जिसे हमने अभी लास्ट मंथ ही किया था, घर घर जाकर ORS वगैरह दिया था। तो और आखिर में बात करूंगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, जिससे हम जिसे कहते हैं कि वैक्सीन जो देते हैं उससे हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से उन्हें रक्षा करते हैं उनकी। और इन सब जो भी ये सारी चीजें होती हैं इन सब को हमारा जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, चाहे वो अब माल नरिशमेंट की बात की जाए, ग्रोथ चार्ट के बारे में बात की जाए, सब उसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है हमारे हम चला रहे हैं और इसका मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए। ये एक थोड़ी सी फोटोग्राफ्स हैं, ज्यादा नहीं मैं टाइम लूंगा, रन कर रहा हूँ। मदर इसके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, ये आशा को हमने प्रोवाइड किया है इन्फोकिट जिससे बता सके या पढ़ा सके। इसमें यार एक और अगर नेक्स्ट बात करें तो हम पृथ्वी नहीं आएगा आज का जो हमारा मुख्य मेल न्यूट्रिशन के ऊपर है, तो हमारे फैसिलिटी बेस्ड की बात करें तो हमारे पास
एक और 5 ड्राइंग डेडिकेटेड एनआरसीज हैं। लगाना पड़ेगा। एक आईजीएमसी शिमला मेडिकल कॉलेज शिमला में है, एक आरपीजीएमसी मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में है, एक आरएच ऊना, कुछ नहीं, जोनल हॉस्पिटल मंडी और सिविल गाड़ी हॉस्पिटल कहाँ है? पांटा सिरमौर में है। अब इसको देखो पार लगाना है कहाँ इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सारे मेडिकल कॉलेजेस में 20 नंबर को या नजदीक सारे बच्चों को सैम बच्चों को खासकर अगर आइडेंटिफाई हो तो उन्हें वहां एडमिट करके उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। 9 बजे दिया। तो फिर 20 नंबर ये मैं पिक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ जो एसएनसीयूज में हम केएमसी की बात करते हैं, कैंगरू मदर केयर और फैसिलिटी पार्टिसिपेटिव केयर की, यानी कि मदर को हम ये केएमसी लो बर्थ वेट के बच्चे होते हैं खासकर उनके लिए। और फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर इसलिए जरूरी होता है कि फैमिली को भी काउंसिल किया जाए। जो आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से हम लोगों को वीडियोस दिखाते हैं ताकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे के केयर में इक्वली रहे। अच्छा फिर तो ठीक है, जितना हमारे से है ना होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के ऊपर आपकी क्या जो हमारे एमसीपी कार्ड्स हैं उससे स्नैपशॉट्स लिए गए हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपके बताएं इनको जिनके छोटे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं तो जल्दी बुलाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव आते हैं, कैसे बच्चे का ख्याल रखा जा सकता है। पता करना पड़ेगा ना ड्राइवर कौन है। ये हमारा इम्यूनाइजेशन का कार्ड है, एमसीपी कार्ड। ये तो ब्लॉक का है ना, बहुत फेमिलियर है। इसमें सारी जो भी एक्टिविटी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जब से माँ तो ब्लॉक का है तब से लेके बच्चे के 5 साल तक जो है इसमें टीकाकरण की सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ग्रुप चार्ट्स होते हैं, कोई विजिट्स अगर आशा वर्कर ने किए है वो भी इसमें डॉक्यूमेंट होती है, हेल्थ वर्कर से विजिट हुई है वो भी डॉक्यूमेंट होती है। प्लस इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रहती है कि जैसे कोई भी आपने बच्चे को आपको काउंसलिंग किसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप इसमें रेडिली अवेलेबल है। ये हमारे एमसीपी के ग्रोथ चार्ट हैं जिसके द्वारा आशा वर्कर्स और हेल्थ वर्कर जो हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन करती है। और आप देख रहे हैं कि हरी पीली और संतरी रंग की लाइन है। जो जो पिंक कलर में है ये लड़की के लिए, जो लड़की के लिए है जन्म से 3 साल तक आप इसमें एक में आप जो है एज वर्सेस वेट का वो रहता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरी साइड जो है हमारा ऐसे ही है हाइट वर्सेस। बीएमओ को तो मैंने बीएमओ ग्रुप में डाल दिया ना। क्या डॉक्टर सुधीर, अब इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट फर्स्ट 1000 डेज की। नहीं दिया यार वो। अभी तक जो मैंने आपको कही बात, ये हमारे सारे जो एनएचएम की स्कीम्स थी जिसके तहत हम मैलन्यूट्रिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। या अपनी गाड़ी चलाए फिर पैसा दे हेल्थ वर्कर्स, इट शुड बी ऑप्शन है ना। हेल्थ वर्कर्स एंड जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है खासकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को बहुत अच्छे से आईसी करें। तो नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट 1000 डेज की बात। अब फर्स्ट 1000 डेज की हम बात करें कि भी ये फर्स्ट 1000 डेज क्यों है, तो अगर आप पिक्चर देखें ये फर्स्ट 1000 दिन जो हैं जब माँ, ये आप देखेंगे इसमें क्लियर कट लिखा है कि 270 दिन, फिर 365 दिन और फिर 365 दिन। जो 270 दिन जो हैं ये हैं कि जब माँ गर्भ धारण करती है और उसके बाद जो जब तक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसके बाद बच्चा 0 to 6 months, फिर 6 months से 1 year का होता है, फिर 1 साल के बाद वो 2 साल तक रहता है। तो ये जीवन के प्रथम 1000 दिन हैं। आप फोटो में भी, अगर आप फोटोग्राफ में भी देखें तो इसमें क्लियर कट लिखा है प्रेगनेंसी टू बर्थ रहता है, बर्थ टू 6 months और 6 months to 2 years। ये मैल न्यूट्रिशन से इसलिए आप देखें इसमें जो लिखा आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट डेवलपिंग इन दिस बेबी इज डेवलपिंग इन द वूम
draw all of their nutrients from their mothers. मैडम ने बोला मैं बीच में रुक रहा हूँ. डॉक्टर भानु ठाकुर, प्लीज म्यूट echo is being going. I request you, sir, please mute your mic. मैडम मार देते. तो जैसे कि अब बात करें महत्व की प्रथम 1000 दिनों का, तो ये मस्तिष्क का विकास ही मनुष्य की पहचान है. और अगर आप देखें तो अप टू 2 ईयर जो है बच्चे का सबसे ज्यादा मस्तिष्क का विकास होता है. प्रथम 1000 दिन आपके बच्चों के भविष्य के सफल निर्माण के लिए एक अनूठा अवसर है, क्योंकि ये वो अवधि है जिसमें तीव्र गति से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है. अब नेक्स्ट बात करें कि ये जो इसमें मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम पहले ही कनेक्शन के कारण थोड़ा सा लेट चल रहे हैं. इस फोटो से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो एक न्यूट्रिशन जो है मदर के लिए और गर्भावस्था एवं बच्चे को जन्म देने की वजह से माँ के शरीर को पहले से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक एवं मानसिक तैयारी माता व पिता के साथ साथ बच्चे की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है. तो ये मैं एक डायग्राम से बता रहा हूँ कि ये सब न्यूट्रिशन जो है आपका बहुत जरूरी है, और इसको ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का न्यूट्रिशन हैज टू बी डिवाइडेड इनटू फ्रूट्स, डेयरी, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स. अब आगे बात करें गर्भवती या स्तनपान जो आयोडीन की जो आवश्यक पोषक तत्व हमें चाहिए. आयोडीन की बात करें तो आयोडीन युक्त जो है आप नीचे देख रहे हैं अच्छे से कि आप पालक, छिलका युक्त आलू, आयोडीन युक्त नमक तो आप सभी को पता है, दूध, दही, इसमें भी किसी ना किसी मात्रा में जो है आयोडीन रहती है. फॉलिक एसिड जो है बच्चों के लिए बच्चे और मदर दोनों के लिए, मदर के लिए क्योंकि ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो सके, तो उसके लिए पत्ता गोभी, भिंडी, पालक, गाजर जैसी आप न्यूट्रिशन जो है ऐड कर सकते हैं. आयरन के मैंने पहले भी कहा है कि हमारे आयरन की गोलियां तो हम देती हैं, लेकिन आयरन युक्त जो सब्जियां हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे पालक, पत्ता गोभी, मूली, सरसों, गुड़. फिर करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 युक्त जो होता है आपका सोयाबीन वाला दूध, मूंगफली, दूध, दही. विटामिन D के लिए हम बोलते हैं कि आप प्लीज ज्यादा धूप भी सेक लें. धूप से भी काफी विटामिन D की मात्रा मिलती है, और खाने में भी जैसे मशरूम, बादाम, दूध, दही लिए जा सकते हैं, जो आप एक गर्भवती महिला के लिए और बाद में होने वाले बच्चे के लिए भी काफी फायदेमंद रहता है. एक मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बात करूंगा फ्लेवर ब्रिज की, वो स्वाद सेतु. ये एक मोनल केमिकल सेंसस सेंटर फिलाडेल्फिया के वैज्ञानिकों ने पाया था कि बच्चों और उनके खाद्य पदार्थों का ज्यादा पसंद करते हैं. तो जो आप भोजन गर्भवती टाइम में लेते हैं उसी को बच्चा आगे जो है फॉलो करता है. इस पिक्चर से मैं आपको थोड़ा सा बस यही कहूंगा कि प्रोटीन युक्त जो सारे जो खाने हैं वो दिए गए हैं. स्टार्च रहित सब्जियां जो हैं वो हैं, जैसे भिंडी, करेला वगैरह.
साबुत अनाज डालें, स्टार्च युक्त सब्जियां, फल इत्यादि जो है आप अपने जो रूटीन उसमें है ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मस्तिष्क का निर्माण बहुत जरूरी है बच्चे का, ताकि वो आगे इसी 2 सालों में होगा जो मानव मस्तिष्क का निर्माण होगा। उसके लिए हर तरह की कोशिश करें कि जो न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा रहे। ये बात कर रहा हूं मैं अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, कि 6 महीने के आयु के बाद से बच्चे को स्तनपान के अलावा ऊपरी आहार देना चाहिए। अधिकांश स्वस्थ बच्चे 6 महीने की उम्र तक इतने विकसित हो जाते हैं कि उन्हें घर में बने हल्के और पतले आहार को ग्रहण करने से कोई समस्या नहीं आती है। आवश्यक है कि कम से कम 2 साल तक बच्चे को मां का दूध देते रहें और मां के दूध के साथ साथ ही हल्के और पतले पूरक आहार देना शुरू करें। बच्चों को 6 से 8 महीने की आयु में प्रतिदिन कम से कम 2 बार और 9 से 24 माह की आयु में प्रतिदिन कम से कम 3 बार ठोस या नरम खाना खिलाना चाहिए। 6 माह की आयु से थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू करें और स्तनपान लगातार जारी रखते हुए बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ मात्रा को भी बढ़ाएं। इसके बारे में आगे सर भी आपको बताएंगे, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। बच्चे के आयु के अनुसार भोजन के विभिन्न चरण जो होते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, 6 माह जो है आप खाने की प्यूरी दे सकते हैं। इसमें 7 से 9 माह में आप थोड़ा गाढ़ा भोजन दे सकते हैं और 9 से 12 महीने को थोड़ा और ठोस आहार दिया जा सकता है। ये पूरक आहार जो है ये सही स्वाद व की बनावट जो है इन जो है 4 उस पर डिपेंड करती है कि या सही समय पे आप दे रहे हैं, सही मात्रा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। रंग कैसे हैं भोजन के, आप विभिन्न रंगों का यूज कर रहे हैं, विभिन्न रंगों की सब्जियां यूज कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से आप उन्हें पका रहे हैं। ये जो है मुख्य स्तंभ है जो अनुकूल पोषण सुनिश्चित करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा जो मैंने पहले कही थी, जो आज की मेरी लास्ट वो है SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ सैम और मैम चिल्ड्रन जो है कन्वर्जेंस इन विद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एंड WCD के साथ किया हुआ है। ये एक जॉइंट सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट है। आई थिंक सभी से अवेयर हैं जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें हमने बेसिक मेनली हमने जो इससे जो है भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सस्पेक्टेड सैम चिल्ड्रन। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स विल रिकॉर्ड हाइट एंड वेट ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि इनका अपना जो है कैश सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग होती है। और हेल्थ वर्कर्स और हमारे जो ANMs है, ये जो स्लाइड है इसमें मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो WCD पार्ट करता है हमारे, तो ये रूटीन में रहता है जो हम MCP कार्ड्स के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो इनके भी ये अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, पर इनसे जो आइडेंटिफाइड बच्चे होते हैं सैम और मैम वाले, उन्हें वो मोबिलाइज करते हैं टू द नियर बाय मेडिकल ऑफिसर जो नियर बाय PHC में होगा, और वो उनका क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर दोबारा, जैसे हाइट और वेट जो है उसको दोबारा कैलकुलेट करके फिर वो देखेंगे कि ये बच्चा जो है किस कंडीशन में फॉल करता है। हालांकि सस्पेक्टेड ही रहता है सैम और मैम, अभी कंफर्मेशन नहीं होता है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये कि मैम अगर सैम का बच्चा है तो फिर वो आगे जो है रेफर करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। और जो उन्हें लगता है कि नहीं है, उन्हें वो काउंसलिंग करके जो है आंगनवाड़ी के साथ टाई अप रखते हैं कि अगर ये फॉल करती है और अगर ये जो है अपना ऑरेंज लाइन में फॉल करते हैं तो दे हैव टू बी शिफ्टेड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। आप देख रहे हैं जो कंफर्मेशन जो होता है वो एक पीडियाट्रिशियन के लेवल पे होता है,
और एनआरसी लेवल पे की भी वो जो है सैम बच्चा है कि नहीं है। अगर वो मैम में ही है, मैम मेरा मतलब है मॉडरेटली एक्यूट मैलनरिश बच्चे में फॉल करता है, तो वैसे। और बात करें फॉलोअप का, तो फॉलोअप अगर हमारे किसी भी एनआरसी में ये एडमिट रहते हैं बच्चे, या मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विद द डायग्नोसिस ऑफ सैम, सीवियर एक्यूट मैलनरिश चिल्ड्रन, तो इनको हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसमें आशा वर्कर जो है वो भी जाके जो है घर पे इन बच्चों का फॉलोअप करेंगी 7-15 डे, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ और 9 मंथ और 12 मंथ तक, जब डिस्चार्ज होने के बाद। जो फैसिलिटी बेस पे होता है उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो है, मैंने पहले भी कहा आपको, हाइट वेट अपना एंटर एमसीबी कार्ड में करती है आशा, और आंगनवाड़ी जो है अपने आईसीडीएस कैश सॉफ्टवेयर में करते हैं। और इसका जो डेटा की बात करें तो डेटा जो है शेयर किया जाता है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों। जो अगर कैश सॉफ्टवेयर में भी कुछ आइडेंटिफाई होता है तो हमारे से वो शेयर किया जाता है, ताकि हम भी उसे अपने एंड पे देख सकें कि भी ये वाकई सैम में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाया गया है कि एक जॉइंट मीटिंग होगी बीएमओ एंड सीडीपीओ की अलॉन्ग विद देयर सुपरवाइजर, जो अपने एरिया में अगर कोई सैम वाले बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके लिए हमने डेट्स पे फिक्स किए हैं। और इसके बाद बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सीएमओ एंड डीपीओ डब्ल्यूसीडी जो है इकट्ठे एनआरसी हेड के साथ, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पीडियाट्रिशियन है विद डीपीओ चाइल्ड हेल्थ के साथ इसको रिव्यू करते हैं जो ब्लॉक्स पे रिव्यू हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं कि अगर HbA1c विजिट्स के थ्रू या आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स आइडेंटिफाई करते हैं, या बर्थ स्क्रीनिंग हो रही है, डिलीवरी पॉइंट्स वहां पे है, तो लो बर्थ वेट और सैम मैम का जो है ये टेबल है, जिसमें स्क्रीनिंग बाय RBSK की जो टीमें भी जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, वो भी स्क्रीन करती हैं, तो वो भी DIC के माध्यम से भी जो है रेफर अपने DIC को कर सकती हैं, ताकि DIC जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हैं वो काम कर सकें, और इसमें सैम मैम अगर है तो कंसर्न पेडियाट्रिशियन से उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। तो इसी के साथ मैं अब अपना एंड करूंगा प्रेजेंटेशन। नाउ आई रिक्वेस्ट our honorable guest Dr. Ashwani Sood sir to please do your presentation, and I will again apologize for the network glitch in the starting, sir. Hiten, are you able to visualize my slide? Hello? Hiten? Hiten? Are you able to hear my audio? हेलो Hello? You are audible, sir. मेरा ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है, क्लियर है। Okay, then I like to thank NHM to giving me this opportunity, and Hiten has discussed number of things, and आपको फॉर्म मिलेगा, 2 फॉर्म क्या होते हैं, 7A7B होता है। DIO Hamirpur, please mute yourself. DIO Hamirpur, please mute yourself. So next I'll have to rush because थोड़ा से कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स भी होंगे जो शायद आपको नहीं समझ आएंगे, तो आप मेल कर सकते हैं, मेल पे या व्हाट्सएप पे, फिर
हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। तो हमने देखना क्या है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी, माल न्यूट्रिशन से होता क्या है। तो अगर हम देखें तो अगर भूख है, जैसे अभी हमने आजकल देखा था लॉकडाउन में कैसे कैसे लोगों को परेशानी आई, कैसे आई हैं, तो ये कंटेंट है इसके अभी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं थोड़ा ही आपको ले जाऊंगा। तो हंगर किसे कहते हैं, भूख जिसकी हम बात करते हैं, तो ये बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जब हमारी जो शरीर की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, और उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, तो उसमें जो इफेक्ट आएंगे उसे मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं या कुपोषण। तो जब उसकी या तो डेफिशिएंसी हो जाती है या एक्सेस हो जाता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट में, तब होती है। तो होता क्या है, हमारे पास इसके दोनों किनारे हैं, या तो ये कम भी हो सकता है या ओवर न्यूट्रिशन भी है। विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनमें ओवर न्यूट्रिशन जो एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने जितने भी स्कूल कॉलेजेस में जो कैंटीन और कैफेटेरिया हैं वो बंद कर दिए हैं, और उसमें एक टर्म आती है अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें कि जो कि सबसे कॉमन फॉर्म है और वो डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी कॉजेज हैं डेथ के, ये 2015 का यूनिसेफ का डाटा है। इसका स्लाइड का दिखाने का ये है कि जितने भी कॉजेज हैं उनमें अंडरलाइंग कॉज जो है वो कुपोषण रहता है, चाहे वो हम नवजात की बात करें या किसी बच्चे की बात करें या बड़े बच्चों की बात करें। और अगर हम विश्व आंकड़ों की बात करें तो ये देखा गया है अफ्रीका और एशिया दो ऐसे कंटिनेंट हैं जहां सबसे ज़्यादा जो है वो कुपोषण का जो प्रभाव है वो देखा जाता है। उसके बाद है स्टंटिंग, जैसे अभी डॉक्टर हितेन ने हमें बताया, तो ये भी 2000 इसी एरिया में जो है वो 30% से ज़्यादा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि स्टंटिंग क्या होती है, वो आगे हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि एक और अब देखने में आ रही है कि एक तरफ से हम कुपोषण से तो लड़ रहे हैं, लेकिन 10 में से एक बच्चा जो 5 साल से छोटा है उसका वजन भी अपनी उम्र के लिहाज से ज़्यादा है, जिसे हम ओवरवेट कहते हैं। तो इन सब में जो है बेसिकली वेस्टिंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में एक तरह से इमरजेंसी की तरह देखना जाएगा। और अभी जैसे आजकल जो लोगों ने न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे देखा होगा, यूनिसेफ और WHO की तरफ से बार बार आ रहा है कि ये जो कोरोना की पैंडेमिक है उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो हैं, ये कुपोषण जो है ये और बढ़ेगा। तो हम सबको इसमें जागरूक होने की और इन बच्चों की मदद करने की, बच्चों और उनके पेरेंट्स की जो है मदद करने की आवश्यकता है। इंडिया का डाटा है जो आपको अभी बता ही दिया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा जो देश है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंकिंग पे है माल न्यूट्रिशन की वजह से। उसका जो रीज़न है, कुछ एक जो हमारे प्रदेश हैं जिनके कुछ एरियाज हैं, खासकर ट्राइबल एरिया हैं, उनमें ये कुपोषण बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर हम देखें तो इसमें ये लगभग ये देखा गया है कि अराउंड 3.1 मिलियन यंग लाइफ, 5 साल से छोटे जो हैं वो सिर्फ कुपोषण की वजह से ही उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों में अभी जैसे बात कर रहे थे मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन की, उनमें 3 गुना ज़्यादा जो है मृत्यु दर वो ज़्यादा होती है। और इससे बाद एक और जो कैटेगरी है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसकी मैनेजमेंट अभी आने वाले उसमें डॉक्टर पीयूष बताएंगे, तो वो लगभग 10 गुना ज़्यादा है। तो हमें इसलिए 2 चीज़ों पे ध्यान करने की ज़रूरत है। तो ध्यान कैसे देंगे, एक तो हम समय रहते उसे आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसे हम उसका सही तरह से उपचार के लिए उन लोगों को सही जगह भेजें। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कार्टून है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। उसमें ये दिखाया गया 2016 की स्टडी है कि कितने कितने बच्चे हैं, कितने फर्टिलिटी रेट है और कैसे हो सकता है। एक हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारा जो फूड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो पिछले सालों की वजह से अब जो है प्रति व्यक्ति जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसको हम कैसे देखते हैं, हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं जिससे इसको असेस करते हैं। एक तो हमारे पास 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनका 1000 बच्चों के पीछे कितनी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम 2019 का हमारे देश का ये देखेंगे तो ये 34.3 है। या दूसरा जो एक पैरामीटर उसके साथ लेते हैं वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो हम सब जानते हैं, जो कि अब लगभग 22 है और हमारे यहाँ 18 के करीब है। तो इसका डाटा कहाँ से आता है, तो ये हर NFHS 3 और NFHS 4 का होता है। तो हमने ये देखना है कि NFHS 4 में
हमारे पास 4 और 3 में जो है स्टंटिंग और अंडरवेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ऐसा हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या है। अभी हितेन, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपने बोला कि एक क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होती है, अभी तक आज तक तो हमने कोई मीटिंग में पार्टिसिपेट करा नहीं है, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि जो डाटा है उसे हम कैसे एनालाइज करें और कैसे हम लोग जो दूसरे हमारे सहयोगी विभाग हैं उनके हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि माल न्यूट्रिशन कुपोषण जो है वो इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, और अब आने वाले समय में इस पेंडेमिक के जो प्रभाव होगा उससे ये ज़्यादा हो जाएगी। तो माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हमारे पास अनबैलेंस्ड डाइट होती है, जिसमें या तो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में होते हैं या कम हो सकते हैं, या होने के बावजूद भी लोग जो है उसका घर में जो है वो सही मात्रा में जो चीज़ लेनी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। एक हम बोलते हैं मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मैम, और जिसे दूसरा नाम बोलते हैं वेस्टिंग। तो इसमें ये देखा गया है कि इन बच्चों का जो वेट होता है वो उनकी ऊंचाई के हिसाब से हम जेड स्कोर्स की बात करते हैं, जो -3 और -2 के बीच में होता है। या एक और जो अगर हम कम्युनिटी में उसका देखना चाहें तो हम उसको देखते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से, जो आप सब जानते हैं, अगर 11 सेंटीमीटर और 12.5 के बीच में नहीं हो। और उसके बाद एक अगली कैटेगरी आती है सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है कि इन बच्चों में एडिमा भी होता है, जो पाँव के जो है उनकी वो सोजिश होती है। और इसमें ये देखा गया है इन सब बच्चों में, जैसे अभी डॉक्टर हिते ने बात करी, वो बात कर रहे थे बच्चों की और माताओं की, तो इनमें आयरन डेफिशिएंसी है या जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, विटामिन ए है, कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की है, और साथ में फॉलिक एसिड। तो मेरा सबसे अभिप्राय ये रहेगा, अगर कोई हमारे यहाँ व्यस्क महिला है और उनकी शादी हुई है तो उनको कम से कम हमने ये बताना है कि अगर वो कभी प्रेगनेंसी जब भी प्लान करेंगे तो 3 महीने पहले वो विटामिन ये फॉलिक एसिड और उसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो लेना शुरू करें। एक उसमें टर्म हम बात कर रहे थे बार बार, अंडर न्यूट्रिशन जो है। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा एक लेवल होता है उम्र के लिहाज से, सब बच्चों के लिए एक होता है, तो उसमें अगर वो न्यूट्रिएंट लेवल जो हैं उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं तो उसे अंडर नरिशमेंट कहते हैं। उससे क्या होता है, या तो वो स्टंटिंग होगी। स्टंटिंग का ये होता है कि जो व्यक्ति है या बच्चा है उसकी जो हाइट है वो अपनी उम्र के लिहाज से जितनी होनी चाहिए, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा बनाए गए हैं इंडियन एकेडमी में, तो इसको हम हाइट फॉर एज कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसे हमने देखना है। तो अभी उसके ब्रीफ में कुछ कॉजेज हैं जो अब शायद और ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे देश में तो एटलीस्ट ये देखा गया है कि हम लोग तो लगभग फॉर्चुनेट हैं, हिमाचल में कुपोषण की जो दर है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको मिलके काम करना है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है। इसके साथ ये देखा गया है कि अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है और उसके साथ अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही बढ़े, या जैसे कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, समय समय पर अखबारों में और उसमें आता रहता है कि कुछ प्रदेशों के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर मदर को खाने को नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो उसका नवजात जो है वो कमज़ोर होता है। तो उसकी वजह तीसरा जो उसमें ये देखा गया है, हम सब ये जानते हैं कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए अमृत है, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को पैदा होने के बाद पहले 6 महीने तक माँ का दूध मिलता है, तो हर देश में, हमारे प्रदेश में अगर हम जिलेवार की बात करें तो लगभग 40 और 45% से ज़्यादा नहीं है। तो हम सबको इस पर काम करना है। उसके साथ क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, चाइल्ड स्पेसिंग जो है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, 3 साल का गैप नहीं है 2 बच्चों के बीच में। बहुत बार ये देखा गया है कि ये चीज़ नहीं खिलानी है बच्चे को पैदा होने पे, जो हमने कोलेस्ट्रॉल है गाढ़ा दूध देना वो नहीं देना है, या कई बार अनफॉर्चुनेटली कुछ सोशल फैक्टर की वजह से बच्चे को जो है उसके माँ और पिता से अलग कर दिया जाता है। और एक और जो है कि बहुत सारे, अभी हमने भी इतने साल से, मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज में काम करते हो गया, तो उसमें ये देखा गया है कि हमारे पास जब बच्चे 5-6 महीने के बाद आते हैं वो डायरिया के साथ आएंगे, तो उनके जब भी हम बात करते हैं कि उनको क्या दे रहे हैं, या तो वो बोतल से दूध पिला रहे होते हैं या बाजार में बने हुए जो
पूरक आहार मिलते हैं उनको उन्होंने शुरू करा होता है, जिसकी वजह से सफाई नहीं रहती है और वो बच्चे जो हैं वो डायरिया के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और कई बार गंभीर अवस्था में आने से उनकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी कार्टून में एक दिखाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास सोशल फैक्टर हैं, खासकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी बहुत सारी जगह में है कि जो लड़कियां होती हैं उनको माँ का दूध कम समय तक मिलता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारे चेंज हैं। जैसे अभी बिहार में इतनी बाढ़ आई है, हैदराबाद में 3 दिन पहले आया, तो उससे क्या होता है कि लोगों का जो है वो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके हंगर पे इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मॉल न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाता है। तो सीवियर वेस्टिंग जो हमने देखा गया उसमें क्या होता है कि इन बच्चों में मैसिव लॉस हो जाता है बॉडी फैट और टिश्यूज का, बिल्कुल हड्डियां की तरह नजर आती हैं। और साथ में उसमें जो है उनमें जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये पाँव हैं या बाजू पे, इस पोजीशन में अगर ये रहता है बच्चा, तो इसमें जो है वो सोजिश भी आ जाती है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एडिमा कह सकते हैं। तो ये आप ये देखिए अफ्रीका की एक उसकी वो एक पिक्चर है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करा है हमने न्यूट्रिशन स्टेटस में, तो हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा। हम 3 चीज़ लेते हैं, एक तो हमारे पास उम्र होनी चाहिए, मिड आर अपर सर्कमफ्रेंस जिसे हम बोलते हैं, और साथ में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जिसमें हम हमारे पास जो वजन और हाइट जो है उस बच्चे की होनी चाहिए, जिसके बेस पे ये चार्ट हर जगह अवेलेबल है, जिससे हम उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं। और अगर हम बात करें सारी विश्व भर में इस टाइम ये WHO का जो क्लासिफिकेशन है माल न्यूट्रिशन का, इस पे देखते हैं तो हमने ये देखा गया है सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा या मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होगा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो सीवियर में जैसे मैंने आपको बताया था वेट जो है वो -3 SD उसमें स्कोर में होगा और उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो 6 जनरली जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए है। तो इसको ये बोलते हैं कि वेट फॉर हाइट बिलो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, और या हमें देखने से उसमें सीवियर वेस्टिंग लग जाती है या उसके दोनों डिपेंडेंट पार्ट्स जो हैं उसमें सोजिश है, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो 11.5 सेंटीमीटर से कम है। तो ये देखिए आप बच्चे जो हैं, ये फिर घाना की उससे एक पिक्चर है। और जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, अंडर न्यूट्रिशन भी हैं और ओबेसिटी भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो देखने पड़ती हैं। तो अब आने वाले समय में ओबीज बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो डॉक्टर हितेन बात कर रहे थे उसी में, जैसे हमने 1000 डेज वाला जो कंसेप्ट है उसी में ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट हैं 2025 के। तो उसमें क्या बताया गया है कि एक तो 40% रिडक्शन करनी है, जो 5 साल से छोटे बच्चे जो स्टंटेड हैं उनमें 40% से उनका नंबर कम लाना है, और वीमेन में जो एनीमिया खून की कमी है वो रिप्रोडक्टिव एज की जो वीमेन है 50% कम करना है, लो बर्थ वेट को 30% कम करना है, और साथ में हमने ये भी देखना है कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो बढ़े ना, और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो एटलीस्ट 50% हमने और ज़्यादा बढ़ानी है, और वेस्टिंग को 5% से कम में लाना है। तो अभी हमने देख लिया है कि एक सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, मॉडरेट है। तो अब उसके देखते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो एक तो ये है कि हमारे घर में 2 चीज़ें होती हैं जैसे घरों में, कि प्राइमरी है कि उनके पास जो है वो प्रोटीन एनर्जी जैसे बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं वो एडिक्वेट डाइट नहीं मिलती है, और ये पूरे विश्व भर में ये देखा गया है कि उसमें जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो पूरी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से, और कुछ एक बच्चों में देखा गया है कि कुछ या तो कोई उनके अंदर बीमारी है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट जो है उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, या वो बीमार होते हैं, जैसे उसे एक डायरिया का एपिसोड हुआ है, निमोनिया का हुआ है, उसकी न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और उसके बाद हम उसे देखते नहीं हैं और बार बार बच्चा जो है वो उसी तरह से आता है। तो ये बहुत विशेष साइकिल है, ये कॉम्प्लिकेटेड कार्टून है। तो इमीडिएट हमने ये देखा गया है कि इमीडिएट में जो होता है वो कॉज है इसका इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, और साथ में डिजीज, और दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया। तो जो शुरू में एक चार्ट दिखाया था, बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में हर किसी अवस्था में अगर उनकी असमय मृत्यु होती है तो उसका जो कॉज है वो कुपोषण है। कई बार क्या हो सकता है कि जैसे हम देखेंगे अगर फैमिन है, पॉवर्टी है, ब्रेस्ट फीडिंग जो बहुत सारी जगह पूरा 6 महीने तक और उसके बाद 2 साल तक आहार के साथ नहीं देते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, जो सही चीज़ें हैं वो नहीं देते हैं,
या बच्चे को बार बार डायरिया, दस्त लग रहे हैं जिसकी वजह से उसे मॉल ऑब्जॉर्प्शन हो गई है। हम सब जानते हैं कि वॉर्म्स जो कीड़े हैं वो कितने कॉमन हैं, और साथ में खसरा और टीबी जैसी बीमारियों के बाद ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उसका क्या होता है कि हमारे यहाँ भी विश्व में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये अलार्मिंग रेट हैं। तो उनको कैसे देखते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे हम लोग रोज प्रैक्टिस में करते हैं। तो इसके लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड है और एक हम डिविएशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक नॉर्म और डिजायरेबल टारगेट है, कि जैसे माने लें कि 1 साल का बच्चा है, उसका जो सिर की सरकमफ्रेंस है या साइज कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, और उसका 1 साल पे वजन कैसा होना चाहिए, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। रेफरेंस जो होता है कि एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन हमने ले ली है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट साइजेस की वो क्या है। तो इसको जनरली हम बहुत सारी एक लार्ज पॉपुलेशन साइज लेते हैं जिसका एवरेज निकालते हैं, और हमने ये देखा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है। इसमें ये देखा गया है कि लगभग 35% जो अगर हम एक मीन लेंगे, उसके एक तरफ को स्टैंडर्ड डिवीजन आएगी, एक स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आएंगी, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 आएंगी। तो इसमें लगभग 95% बच्चे जो हैं, और 3 से नीचे हमने देखा था कि SD3Z स्कोर जो है वो कह रहा था। तो ये जो जेड स्कोर है, इसी स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही इसको डिराइव करा है। इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं, आपने उसको फॉलो करना है, और उसके हिसाब से बच्चे का जो है वो रेफरेंस जो है वो हमने उसे बनानी है। तो इसमें हमारे पास ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक है। तो ग्रीन में मीडियन है, येलो जेड स्कोर जो होता है -1 का है, और जेड स्कोर 3 का है, रेड। तो न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट में क्या करेंगे कि जैसे वो बच्चा आया है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेते हैं, और एक हम इनडायरेक्ट में कम्युनिटी में कर लेते हैं। तो अभी कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं कि हमने उसका अगर हॉस्पिटल में भी उसके बाद अगर हम उसको कंफर्म करना है तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी मेथड और क्लिनिकल मेथड, और अगर ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम इनका डाइटरी मेथड जो इनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो डाइट से भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं कि एक तो ये देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन कितनी है, कितने पर्टिकुलर एरिया में है, लोगों के पास कितना उपलब्ध है। उसके साथ ही देखा गया है कि जैसे आजकल सेंसस चल रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है, लोगों की हैबिट्स कैसी हैं, और इनको जो है वो अंडर 5 और इन्फेंट मोर्टेलिटी के साथ कोरिलेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर बच्चा एडमिट हो जाता है, अनफॉर्चुनेट है हिमाचल में कि अभी तक इन बच्चों का नंबर अब बहुत कम हो गया है, जिसमें आप सबका सहयोग है, लोगों के पास आय के भी अच्छे साधन हैं। तो हम इसमें 5 डिफरेंट मेथड से उनका वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि या तो 24 आवर्स में उन्होंने क्या लिया है, एक फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर बना होता है, स्टैंडर्ड है, और साथ में उनका लेते हैं कि फीडिंग और डाइटरी हिस्ट्री क्या है पैदा होने के बाद से, और अगर डेयरी वाले क्या प्रोडक्ट लेते हैं, और साथ में अगर हमने उसको कंफर्म करना है तो एक दिन हॉस्पिटल स्टे में देखते हैं कि 24 आवर्स में क्या लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर अवस्था है जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में हमारे पास 2 अवस्थाएं आती हैं, या तो अगर उसमें सोजिश है तो इसको क्वाशियरकॉर कहते हैं, और ये मारास्मस है। तो ये अगर हम देखें तो इसका जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि केस फैटेलिटी 10% दूसरे लोगों से है, लेकिन क्वाशियरकॉर अगर है तो ऑलमोस्ट 60% इन बच्चों का इसमें मृत्यु की, और मारास्मस में लगभग 30% ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेट फॉर हाइट या वेस्टिंग के लिए। तो इसका हमारे पास क्या फ़ायदा है कि इसमें वेट फॉर हाइट में हमें उसकी सही उम्र की जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जनरली लार्जर पॉपुलेशन में जब सर्वे करते हैं, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसमें यूज़ करते हैं। और इसका एक नुकसान है कि हमें ओवर टाइम और पीरियड क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो हमने स्टडी करा है वहाँ कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। एक आता है हमारे पास हाइट फॉर एज, जो स्टंटिंग की बात है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल। तो इसमें हम लोग जो हैं कि 3-4 चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि अगर वो लो बर्थ वेट तो नहीं हुआ था, कोई जेनेटिक डिफरेंसेस तो नहीं है जिनको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाइट मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसके बताए हुए तरीके हैं उसके हिसाब से, और उसके साथ करनी चाहिए। और एक हमारे पास उसके बाद हम पैरामीटर देखते हैं वेट फॉर एज। तो इसका क्या है कि ये वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर एज से ज़्यादा बेटर है,
और एक जैसे हमने अभी डॉक्टर हितेन ने हमें बताया तो उस चार्ट पे हम इसको फॉलो बोलते हैं, रोड टू हेल्थ चार्ट पे। और उसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग जो हैं, जैसे बच्चे का वज़न उसके बताए हुए ट्रेजेक्टरी के हिसाब से नहीं बढ़ता है तो हम टाइम से पता लगा सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। पर हमें ये नहीं पता लगता है कि अगर हम देखें रियल टर्म में कि वो बच्चा जो है वो शॉर्ट है, मतलब उसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है उम्र के हिसाब से कम है या अंडरवेट है। तो हमने ये डॉक्टर इतने चीज़ें कवर कर ली हैं कि इसके साथ अगर हम जैसे सीवियर मॉडरेट और सीवियर मालन्यूट्रिशन में देखते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। तीसरा आयोडीन डेफिशिएंसी है, वाइट और किडनी कॉमन है, ओवर न्यूट्रिशन है उसका। और हमने ये देखा कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर जो है तो वो देखते हैं। तो ये WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड हैं जिसको हम यूनिवर्सली फॉलो करते हैं, जो उन्होंने ड्राइव करे हैं बहुत सारी कंट्री की वजह से। तो पूल डाटा है और इसमें ये देखा गया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं, वो उनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है और पहले ज़िंदगी के पहले सालों में भी वो पतले भी रहते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है, लेटर ऑन उनमें ओबेसिटी नहीं होती है और साथ में जो उसमें ओबेसिटी के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी नहीं होती। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वेट रिकॉर्ड करने के लिए आजकल की डेट में हमारे पास जो है वो अब डिजिटल स्केल हैं। पहले टाइम में मास स्क्रीनिंग के लिए ये वेट असेसमेंट ऐसे करते थे और हेड सर्कमफ्रेंस के लिए हम टेप देखते हैं और लेंथ के लिए हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम इम्प्रोवाइज करके, हमारे पास इन्फेंटोमीटर है, या हम फिर ये बोर्ड बना सकते हैं जिसकी वजह से मार्किंग के साथ हम उसमें देख सकते हैं। और ये स्क्रीनिंग के लिए जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऐसे ये हेल्थ लेंथ बोर्ड आते हैं। पर इसमें ये देखा गया है कि लगभग हमें 2 व्यक्तियों की सहायता चाहिए होती है लेने के लिए। और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको मैं ये बताऊं कि जैसे अगर हमने 1 साल से छोटे बच्चे का या 2 साल से छोटे बच्चे की जब हम लेंथ देखते हैं तो उसमें देखने के लिए उसके सिर को एक तरफ को फिक्स करें और जिसको हिप हम कहते हैं, हिप जॉइंट को फिक्स करें, एक टांग को सीधी करें। और अदरवाइज क्योंकि वो बच्चा मूवमेंट करता रहता है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक जैसे मैंने आपको बताया, हाइट, वेट, लेंथ, सिर का साइज, उसके बाद हम विजुअल असेसमेंट से भी न्यूट्रिशन असेसमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये आता है तो एडिमा है तो उसको 5 सेकंड तक हमने दबा के रखना है और उसमें देखते हैं कि कैसे रहता है। तो ब्रीफली अब ये सारा हमने देख लिया है कि हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन इन्फेक्शन का एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल ये है कि अगर वो लड़की है और उसकी माँ को सही पोषण नहीं मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम, उसका वजन कम होता है, तो कल को उसके बाद हम लोग उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं और जब वो माँ बनती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ आ जाती हैं। तो इसमें माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के साथ जो है वो एक साइकिल चलता रहता है जिससे कि इसमें हमारे यहाँ, और अगर हम देखें इसका इफेक्ट देखें कुपोषण के, तो कोई भी अंग ऐसा नहीं है शरीर का जो इसकी वजह से जिस पे इफेक्ट नहीं होता है। मिडाल सर्कमफ्रेंस देखने के लिए हमारे पास ये WHO के अवेलेबल चार्ट्स हैं और उसकी वजह से हम ऐसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि जब आप हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग कैसे करते हैं, वेस्टिंग के लिए वेस्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, और इसको हम वेट फॉर हाइट से, तो ये स्टंटिंग है, ये अपनी उम्र के लिहाज से बहुत शॉर्ट हैं, और ये वेस्टिंग है, इनके बहुत सारे, ये अपनी हाइट के हिसाब से थिन है, और ओबेसिटी में जो है वो उसमें, और लो बर्थ वेट हमें पता है ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें उनका भी देखभाल करनी है। ये उसके नुकसान है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मैंने आपको बता दी, तो इनमें सब में रहती है, जो डॉक्टर हितेन ने भी कवर करा था। ये कैल्शियम की वजह से क्या क्या हो सकता है उसके है, और विटामिन डी, ये हम सब जानते हैं, आजकल इसके बारे में बहुत सारा अनुसंधान चल रहा है। बोन हेल्थ है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियों में उसके बचने के लिए। तो साथ में ये जो तत्व होते हैं जैसे आयरन है, तो हम सबको पता है कि अगर आयरन लेवल लो हो जाते हैं तो हमारी जो खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फैटीग जैसे सुस्ती है, थकावट है, स्किन जो है वो डल हो जाती है, और सबसे बड़ा ये देखा गया है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमने जो आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसको घर तक पहुँचाना है। तो एक नटशेल में एक स्लाइड में ये दिखाया गया है कि इनसे जैसे प्रोटीन और ये माल न्यूट्रिशन है उससे क्या क्या हो सकता है।
और ये विटामिन के साथ है। ओवर न्यूट्रिशन से भी हमने ध्यान रखना है कि जो फास्ट फूड है या दूसरी चीज़ें हैं वो बचानी है। और सबसे, क्योंकि इसकी जो टाइमली मैनेजमेंट है वो डॉक्टर पीयूष कवर करेंगे, लेकिन मैंने ये देखा गया कि हम सबको ये बताना है, एक तो माँ का दूध देना है और टाइमली इम्यूनाइजेशन, उसके साथ विटामिन ए जो है वो उनको सही अवस्था पे उनको देनी है। और लोगों को बताना है कि अगर कोई बीमारी होती है तो जैसे डायरिया का एपिसोड हुआ है तो उस टाइम में उनमें हमें क्या क्या देना है और कौन कौन सी चीज़ें उनको खिलानी है। और ये हमने देख लिया, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया। ऐसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं पैरामीटर्स के लिए। कम्युनिटी बेस्ड में हम इनके टेप्स अवेलेबल हैं, उसके साथ करते हैं। और रूरल एरिया में हम लोग जानते हैं कि सारी चीज़ों में इनमें जो है वो थोड़ा डिस्पैरिटी है। ये मैं डिस्कस कर सकता था लेकिन अभी टाइम बहुत कम है। तो हम सबको क्या समझना है, एक तो जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे हमारा देश है, उनमें अभी तक भी बहुत बड़ा मेजर बर्डन है। एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके जो अभी मैंने आपको कुछ कॉजेज बताए थे, लेकिन अगर हमने देखना है तो कितने सारे होते हैं। ये 10 स्टेप्स हैं, ये डॉक्टर पीयूष अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन जब से कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट हुई है और उसके बाद हम घर पे इलाज करते हैं, तो अब हम लोगों ने ये देखा है कि इन बच्चों की देखभाल अच्छी हो सकती है। तो मैं आप सबसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि हम किसी भी नवजात को इस अवस्था में नहीं आने दें, समय रहते उसका आइडेंटिफाई करें और उसका सही तरीके से उपचार करें, उसकी मॉनिटरिंग करें। और अगर आता है, और जो आंगनवाड़ी वाले और हमारे फील्ड वर्कर अगर जो इस प्रोग्राम में हमारे से जुड़े हैं, मेरा उनके साथ बस एक ही अनुरोध रहेगा कि जब ऐसे बच्चों को वो भेजते हैं तो उनका पिछले 6 महीने से 1 साल का रिकॉर्ड वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमें पता लग जाता है। मैंने आपको बताया जो रोड टू हेल्थ चार्ट बोलते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। इसके साथ आप सब लोगों का धन्यवाद जो आपने समय दिया। और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्रोग्राम के आखिर में मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल दोस क्वेश्चन। इसके साथ ही मैं हैंड ओवर कर देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। Sir, thank you very much. Now I will जो क्वेरी सर होंगी, अभी तो हमें इस पे क्वेरीज तो नहीं अभी ना, अभी तो नहीं है सर क्वेरी। जैसे ही आती हैं तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव द क्वेरीज फॉर ऑल द रिसोर्स पर्संस। तो मैं आई लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पीयूष गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम आरपीजीएमसी टांडा, लुकिंग आफ्टर द एनआरसी। सर, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर। Sir, are you sharing your presentation? Nikhil, Dr. Sood, you have to unshare first. I'm just doing it. So over to Piyush. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hiten. Sir, Am I audible? सर आप प्लीज अपना अनम्यूट करेंगे सर। आप कर दो यहाँ से इनकी फोटो, सर की फोटो क्लिक करिए, अनम्यूट कर दो। आगे चलो, बस ठीक है। सर प्लीज बोले आपका प्रेजेंटेशन। सर चलो प्रेजेंटेशन। हाँ, am I audible? सर आप प्रेजेंटेशन अपनी साइड से करेंगे या हम यहाँ से करें, चलाएं सर? हाँ, नहीं मैं कर लूंगा। वहाँ से भी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है, अभी आ रही है आवाज सर? Okay, good afternoon everyone. So I'll talk about care of the child with severe acute malnutrition. So थोड़ा बहुत मैं फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी की ड्यूरिंग सिवियर malnutrition that gets changed. तो क्या क्या चेंजेस आते हैं that have a bearing on the management of the child when the child presents to you in the emergency. तो इसमें क्या होता है, the body adapts to allow survival on limited energy. तो severely malnourished बच्चे जो होते हैं उनका क्या है, एनर्जी सप्लाई कम है, जो रिजर्व्स थे उनके लिवर, मसल, फैट स्टोर्स वो सारे डिप्लीट हो चुके होते हैं. सो द बॉडी कैसे अडेप्ट करती है उसको, द बॉडी स्लोज डाउन और शट्स डाउन इट्स सिस्टम्स. देयर इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी. द बच्चा जो होता है वो बिल्कुल
लाइज लिस्टलेस, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का वो एकदम कम हो जाता है. बॉडी डज नॉट यूज इट्स लिमिटेड एनर्जी टू माउंट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन. नॉर्मली जो होता है कि किसी भी आदमी को कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है फीवर के तौर पे. तो इन बच्चों में क्या होता है कि एनर्जी चाहिए होती है फीवर रिस्पॉन्स लाने के लिए भी. तो फीवर मे नॉट बी प्रेजेंट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो आपको ऐसे बच्चों में ऐसे आपको प्रिज्यूम करना है कि इनको कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर होगा, बेशक फीवर नहीं भी है. तो यू हैव टू कीप अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. दूसरा क्या होता है, इसमें एक बॉडी में एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं हम उसको. ये भी एनर्जी यूज करता है पंप. ये क्या करता है, नॉर्मली सेल के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट करता है और सेल के अंदर जो सोडियम होता है उसको बाहर खींचता है. तो इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. सो सिवियर मैल न्यूट्रिशन में ये पंप गेट स्लोड डाउन. तो इस पंप फेलियर की वजह से पोटेशियम जो होता है वो सेल के बाहर चला जाता है और जो सोडियम होता है वो सेल के अंदर रह जाता है. तो पोटेशियम बाहर रहने की वजह से इट इज लॉस्ट इन द यूरिन एंड द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम हाइपोकैलेमिया. तो पोटेशियम की मात्रा जो खून में होगी वो कम रहेगी. हाइपोकैलेमिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसकी वजह से अरिथमियास हो सकते हैं, हार्ट एकदम बंद हो सकता है. और सोडियम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होता है तो वाटर रिटेन होता है. तो आगे जब आप बच्चे को डिहाइड्रेशन या शॉक के लिए फ्लूइड देते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल सलाइन इतना लिबरली नहीं देना है इन बच्चों में. नॉर्मली जो होता है हमारे पास जो बच्चे आते हैं डिहाइड्रेशन या शॉक में, उनमें आराम से हम नॉर्मल सलाइन दे देते हैं. तो इन बच्चों में आपको बहुत ध्यान रखना है, एक तो टाइप ऑफ फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन अवॉइड करना है और कितना ज़्यादा देना है वो भी आपको ध्यान रखना है. So as Dr. Hiten and Dr. Sood had discussed, there is a definite risk of death in under 5 children from infections and complications. तो सैम बच्चे जो होते हैं इन कारणों की वजह से there is a high risk of death. वो क्या क्या complications हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, जो ब्लड शुगर है वो एकदम फॉल कर जाती है, उसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं. तो बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, एक तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है ग्लूकोज की, क्योंकि इन्फेक्शन होते हैं तो उसको फाइट करने के लिए ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है. बच्चा खा भी नहीं रहा होता है ऊपर से. देन देयर इज हाइपोथर्मिया, दे हैव अ लो बेसल मेटाबॉलिक रेट. उसकी वजह से क्या है, हीट प्रोडक्शन आपकी जो बॉडी में है वो बहुत कम हो जाती है. दूसरा, इनमें फैट नहीं होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, तो इंसुलेशन नहीं होती है बॉडी की, विच रिजल्ट्स इन हीट लॉस. सो दीज चिल्ड्रन सफर फ्रॉम हाइपोथर्मिया. दूसरा, फ्लूइड ओवरलोड, जैसे हमने बताया कि सोडियम बॉडी में ज़्यादा होता है तो देयर इज टेंडेंसी फॉर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, और कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, क्योंकि आपके हार्ट और रीनल फंक्शंस भी जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. देन इन्फेक्शंस, तो दीज आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी इन दीज चिल्ड्रन. तो इन्फेक्शन का कारण होता है कि ये इम्यून फंक्शन जो होता है बॉडी का वो भी डिप्रेस हो जाता है इन बच्चों में. तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि देयर आर 10 स्टेप्स टू द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन. तो इसमें 2 फेजेस हैं. एक है स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन जो कि पहले हफ्ते में हम करते हैं, और स्टेज ऑफ रिहैबिलिटेशन जो कि सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स हम शुरू करते हैं. तो पहले हफ्ते में और पहले 2 दिनों में जो होता है देयर इज रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज. वो क्या क्या है, नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया, फिर हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन हो सकती है इन बच्चों में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे पोटेशियम कम होता है, सोडियम आपका बॉडी में ज़्यादा होता है, इन्फेक्शंस होते हैं इन बच्चों में, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, और पहले हफ्ते में हमको इनको फीडिंग भी शुरू करनी होती है बिल्कुल कॉशियसली, धीरे धीरे. तो ये पहले 7 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 1-2 दिन में आपको ये वाले स्टेप्स यूज करने हैं बच्चे की जान बचाने के लिए. और जो 8 से लेकर 10 वाले स्टेप्स हैं वो उस स्टेज तक बच्चा या तो स्टेबलाइज हो चुका होता है, तो वो बच्चा हम फिर आउट पेशेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं उस बच्चे की. तो देयर आर 2 phases, स्टेबलाइजेशन फेज एंड द फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन. कौन से बच्चे को हमको दाखिल करना है, कौन से बच्चे को हमको कम्युनिटी या होम बेस्ड मैनेजमेंट में लेके आना है, वो डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे. सो किसी भी बच्चे को अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है लाइक इन्फेक्शंस, बच्चे को सोजिश है, दोनों पाँव में सोजिश है, या फिर उसका एपेटाइट पुअर है, बच्चे को सिम्टम कुछ नहीं है लेकिन वो लेके आते हैं, सैम बच्चे को लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि खाना नहीं खाता है, तो ऐसे बच्चे को भी आपको हेल्थ फैसिलिटी में आपको दाखिल करके मैनेज करना पड़ेगा. और वंस द चाइल्ड हैज बीन स्टेबलाइज्ड, पहले 7 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हेल्थ फैसिलिटी में, उसके बाद यू कैन शिफ्ट द बेबी टू कम्युनिटी और होम बेस्ड मैनेजमेंट. और अगर बच्चा सीधे विदाउट दीज रिस्क फैक्टर्स आपके पास आता है तो आप यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट द बेबी फॉर कम्युनिटी और होम बेस्ड मैनेजमेंट.
तो कोई भी बच्चा, सैम का बच्चा आपके पास आता है तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे उसी मैनेजमेंट में? तो इनिशियल असेसमेंट हम करते हैं विद ट्राइज। ट्राइज का मतलब होता है वी कैटेगराइज द चाइल्ड बेस्ड ऑन द सिकनेस, तो कितना ज्यादा सीरियसली इल है। तो चेक एवरी चाइल्ड फॉर इमरजेंसी साइंस एंड प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो इमरजेंसी साइंस आप कैसे याद रख सकते हैं? तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय द ABCD। तो A से एयरवे, ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, कोमा, कन्वल्जेंस, एंड D से सिवियर डिहाइड्रेशन। तो ये 4 ABCD आपको याद रखना है। एयरवे एंड ब्रीदिंग में कैसे देखना है आपको? अगर कोई बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बिल्कुल नीला पड़ गया है, या फिर उसको सांस बहुत तेज चल रहा है, पसलियां अंदर को धस रही हैं, तो आप ये असेस करते हो भाई लुक, लिसन एंड फील। देखो चेस्ट मूवमेंट्स देखो, लिसन फॉर द ब्रेथ साउंड्स, और अपने हाथ से उसके हाथ, नाक और मुंह के ऊपर रखो कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनमें से अगर हैं रिस्क फैक्टर्स हैं, बच्चा सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो आपको उसका एयरवे मैनेज करना है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो आपको आर्टिफिशियली सांस देना पड़ सकता है। ऑक्सीजन शुरू करो, और सैम के बच्चे को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा गर्म रहना चाहिए। सी से आ जाता है आपका सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन कैसे आपको चेक करना है? इसमें तो आपको हाई फाई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली बच्चे को आपको उसको टच करना है अपने हाथ से। तो टच द चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट। तो आप शॉक में कब होगा बच्चा? अगर ऑल 3 ऑफ दीज आर प्रेजेंट। तो क्या होगा कि एक्सट्रीमिटीज विल बी कोल्ड। आप हाथ लगाओगे बच्चे के हाथ पाँव में, वो ठंडे होंगे। द पल्स विल बी वीक एंड फास्ट। तो आपकी पल्स आपको फील करने में मुश्किल होगी और बहुत तेज चल रहा होगा आपका हार्ट। और कैपिलरी रिफिल टाइम जो होगा दैट इज मोर देन 3 सेकेंड्स। इसमें क्या होता है, आप पिंच करते हैं आपका नेल बेड या फिर आप स्टर्नम के ऊपर और देखते हो कितनी टाइम में वापस जो होता है वो रेड हो जाती है स्किन। तो इसमें जो होता है वो टाइम ज्यादा लगता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ब्लड प्रेशर जो है बच्चे का वो गिर चुका है और उसकी जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। तो शॉक को कैसे मैनेज करना है? आप ऑक्सीजन, स्टार्ट ऑक्सीजन, कीप द चाइल्ड वार्म, IV एक्सेस लो और उसका ब्लड शुगर चेक करो। अगर ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको ये प्रिज्यूम करना है कि बच्चे को ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया होगा और उसके लिए आप उसको ट्रीटमेंट दो। ट्रीटमेंट क्या देना है? आप उसको IV 10% ग्लूकोज देना है 5 ml per kg। तो अगर 6 किलो का बच्चा है तो उसको 30 ml आप 10% डेक्सट्रोज IV दे दोगे हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करने के लिए। दूसरा, अब उसका ब्लड प्रेशर लो जो है उसके लिए आपको क्या है, फ्लूइड देना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। तो वो क्या देना है आपको? फ्लूइड होगा रिंगर लैक्टेट और DNS। नॉर्मली जो होता है बच्चों में हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इनमें सोडियम ज्यादा होता है, तो फिर वी अवॉइड नॉर्मल सलाइन एंड प्रेफरेबली गिव DNS। तो कितना फ्लूइड देना है? 15 ml per kg ओवर 1 hour। तो 6 किलो के बच्चे में आपको 90 ml देना है आपको उसको 1 घंटे के अंदर। एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो मॉनिटर द बेबीज पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मली जो शॉक होता है, ब्लड प्रेशर गिरता है तो क्या होता है, हार्ट रेट और आपका जो पल्स रेट होता है वो बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। तो अगर वो, तो आपको मॉनिटर करते रहना है कि ये बढ़ तो नहीं रहा है या इंप्रूव हो रहा है। तो हमने उसको नॉर्मल सलाइन बोलस दिया 15 ml per kg, मॉनिटरिंग द पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। इफ देयर आर साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब हार्ट रेट उसका और रेस्पिरेटरी रेट पहले से कम हो जाता है, इसका मतलब वो रिस्पॉन्स किया है, इसका मतलब बॉडी को और पानी चाहिए। तो आप इन दैट केस यू कैन रिपीट अ बोलस। जो बोलस आपने 15 ml से दिया था वो एक रिपीट बोलस दे दो आप उसको 15 ml per kg ओवर 1 hour। एंड इनिशिएट स्टार्टर फीड, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे देना है। तो आप साइमल्टेनियसली उसको फीड भी शुरू करना है। दूसरी तरफ अगर बच्चा इंप्रूव नहीं करता है, उसका हार्ट रेट मान लो 140 था और उतना ही रहता है और बजाय बढ़ जाता है 160 हो जाता है, इसका मतलब बॉडी को उसकी फ्लूइड की जरूरत नहीं है और आप उसको उसी टाइम पे बंद करो और आप प्रिज्यूम करो कि बच्चे को सेप्टिक शॉक है। तो उसके बाद आपको आइनोट्रोप शुरू करना पड़ता है, आपको डोपामिन शुरू करना पड़ता है और एंटीबायोटिक्स उसको आपको रिव्यू करनी पड़ेगी कौन से एंटीबायोटिक डालने हैं। फिर हम आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर आप ग्लूकोमीटर से मेजर करो, अगर इफ इट इज लेस देन 50 with starter diet half hour after giving glucose and gave it every half hourly during the first 2 hours. Administer antibiotics as hypoglycemia may be a feature of underlying infection. तो अगर हो सकता है कि इन्फेक्शन हो बॉडी में
और उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, तो एंटीबायोटिक आपको डालना ही पड़ेगा। एक बार शुगर आपकी 54 से ऊपर हो जाती है तो स्टार्ट गिविंग स्टार्टर डाइट टू अर्ली, दिन में भी और रात में भी आपको वो डाइट देनी है। फिर आ जाता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस एंड सिवियर हाइपोथर्मिया एज टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि लो रीडिंग थर्मोमीटर होना चाहिए जिसकी रेंज ज़्यादा है, 29 से लेके 42 तक। कुछ थर्मोमीटर हो सकता है कि वो 32 वाली वैल्यू ही ना हो उसमें और उससे नीचे वाली वैल्यू ही ना हो, एंड वी में मिस सिवियर हाइपोथर्मिया। सो ऑलवेज रिमेंबर द ट्रायड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन। तो इनमें से अगर 2 चीजें होती हैं तो तीसरा आप प्रिज्यूम करो होगा ही होगा। अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है और हाइपोथर्मिया भी, आप मान के चलो कि उसको इन्फेक्शन होगा ही होगा। नाउ स्टार्ट रीवॉर्मिंग द चाइल्ड एंड फॉर मॉडरेट हाइपोथर्मिया यू कैन यूज द कैंगरू मदर टेक्निक। तो बच्चे को जो है माँ के साथ आप एकदम चिपका दो, बेयर चेस्ट की मदर के साथ, तो that will also help in raising the temperature. Avoid using hot water bottles. Commonly क्या होता है, लोग गर्म पानी की बोतल रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वो लोकलाइज पूरा बॉडी वार्म नहीं होती है और दूसरा बॉडी का जलने का डर होता है, तो ये हमको यूज नहीं करना है। सिवियर हाइपोथर्मिया जबकि टेम्परेचर लेस देन 32 होगा तो क्या करना है आपको, स्टार्ट ऑक्सीजन, करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया जो हमने पीछे डिस्कस किया है, आपको गर्म करना शुरू करना है बच्चे को बड़ा धीरे धीरे। स्लो रीवार्मिंग इज डन इन अ रेडिएंट वार्मर एंड मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 30 मिनट्स। टेम्परेचर देखते रहो कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। गिव वार्म फीड्स इमीडिएटली ओरली और थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो फीड जो आपने बनाया उसका हल्का सा उसको गर्म कर लो और ट्यूब से उसको डाल दो। और अगर फीड इंटॉलरेंस है या किसी वजह से वो फीड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप फीड नहीं दे सकते, तो आपको उसको आईवी फ्लूइड देना है जो कि आपने पहले से गर्म किया हुआ है थोड़ा। और रिमेंबर टू गिव आईवी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट कम सिवियर डिहाइड्रेशन। तो सिवियर डिहाइड्रेशन हम नॉर्मली जो होता है बच्चों में कैसे असेस करते हैं, ये 4 साइंस हम यूज करते हैं। इफ द चाइल्ड इज लेथार्जिक, सुस्त है, sunken eyes, आंखें धसी हुई हैं, और नॉट एबल टू ड्रिंक। जो सम डिहाइड्रेशन वाला बच्चा होता है उसको प्यास ज्यादा होती है, वो पानी पी रहा होता है, लेकिन सिवियर डिहाइड्रेशन वाला इतना सुस्त हो चुका होता है कि वो पानी भी नहीं पी पाता है। एंड स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। आप स्किन पिंच टेस्ट अगर करोगे तो उसको बहुत टाइम लगता है स्किन को वापस जाने के लिए। तो अगर इनमें से 2 साइन अगर प्रेजेंट हैं तो यू प्रिज्यूम दैट द चाइल्ड हैज सिवियर डिहाइड्रेशन। बट सैम बच्चों में हम ये तरीका यूज कर सकते हैं सिवियर डिहाइड्रेशन डायग्नोज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लासिकल साइंस थे, ये आपका स्किन टर्गर कम हो जाता है और आई संकन होती हैं, ये अनरिलायबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। फैट बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, जो स्किन होती है बिल्कुल लूज हो जाती है, इनइलास्टिक होती है, और अगर आप उसको पिंच करोगे तो नॉर्मली भी वो फिर ऊपर ही रह जाएगी। एंड सिवियर वेस्टिंग मेक्स द आईज अपीयर सनकन। वो वैसे ही उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि आंखें धसी हुई हैं। तो फिर कैसे करोगे आप डिहाइड्रेशन, कैसे असेस करेंगे इनमें? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्किन पिंच टेस्ट कर रहे हैं कि लैटरल एब्डोमिनल वॉल और अम्बिलिकस के बीच में आप स्किन को लिफ्ट करते हो, और नॉर्मली 2 सेकंड से कम समय में वो वापस चली जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर ही रह गई है। तो यहाँ पे चाइल्ड में हैव सिवियर डिहाइड्रेशन। ऑन द अदर हैंड चाइल्ड विद सैम, उसमें वैसी अपीयरेंस उसकी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है आंखें धसी हुई हैं और स्किन पिंच भी उसका प्रोलॉन्ग्ड है। सो देयर मे बी फॉल्स पॉजिटिव स्किन पिंच टेस्ट। तो यू में ओवर डायग्नोज सिवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो सकता है उसमें हो ही ना, लेकिन आप बिकॉज ये साइंस आ रहे हैं आपको लगता है कि शायद डिहाइड्रेशन है। तो इसमें कैसे करते हैं हम? दिस इज डन फ्रॉम हिस्ट्री रादर देन एग्जामिनेशन। आपको माँ से बात करनी है, उसको पूछो कि इसको उल्टी या दस्त तो नहीं हुए थे, अगर हुए थे तो कितने हुए थे, और मदर से आप पूछो कि इसकी अपीयरेंस जो आंखें जो है ये ऐसी ही हैं कि अभी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि धसी हुई हैं। हो सकता है मदर बोले कि इसकी आंखें तो ऐसी रहती हैं, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि उसको डिहाइड्रेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने डिहाइड्रेशन प्रिज्यूम कर लिया और उसको ज्यादा फ्लूइड दे दिए तो फिर और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो मैनेज कैसे करना है? तो यू हैव टू गिव ORS। इसमें याद रखना कि सिवियर डिहाइड्रेशन में वी डू नॉट मैनेज विद IV फ्लूइड्स। तो यहाँ पे आपको ORS ही देना है। वो कैसे देना है? ORS is given by nasogastric tube, क्योंकि the baby is lethargic, he cannot accept orally, so give ORS by nasogastric tube। कौन सा वाला यूज करना है हमको? एक स्पेशल ORS आता है, rehydration solution for malnourished children, रिजोमाल बोलते हैं उसको। वो रूटीनली ऐसे अवेलेबल नहीं होता है। तो इन बच्चों में क्या होता है कि उनको पोटेशियम ज्यादा चाहिए होता है, सोडियम कम चाहिए होता है, ग्लूकोज भी ज्यादा चाहिए होता है। तो नॉर्मल जो WHO ORS होता है उसमें ये जो बनाने का तरीका होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको 1.7 टाइम्स वाटर में मिला सकते हैं और थोड़ा सा पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर लो। तो उसमें क्या है कि आपका सोडियम थोड़ा कम हो जाएगा और पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो वी कैन मॉडिफाई द WHO ORS इफ रिजोमाल इज नॉट अवेलेबल। तो देना कितना है?
we give 5 ml per kg every half hour for 2 hours. हर आधे घंटे में हम 5 ml per kg, तो 5 किलो के बच्चे में आपको 25 ml देना है every 30 minutes. वैसा आप हर आधे घंटे में करेंगे 2 घंटे के लिए. उसके बाद 5 to 10 ml per kg 1 घंटा छोड़ के, जैसे 1 घंटे में आपने उसको 50 ml दे दिया, अगले घंटे में कुछ नहीं दिया, उसके अगले घंटे में देना शुरू किया, तो ऐसा 10 घंटों के लिए करोगे. तो अगर इसको दोनों को मिलाएं तो वी गेट 50 to 70 ml per kg ओवर 12 आवर्स. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लूइड हम बहुत ध्यान से दे रहे हैं, कम दे रहे हैं और ज्यादा टाइम के लिए दे रहे हैं. बीच में अगर बच्चे को दस्त होते हैं, ये जो हम फ्लूइड दिया है वो जो कि उसको कमी है शरीर में, ऑलरेडी वो दस्त की वजह से शरीर के बाहर निकल चुका है जो पानी, वो रिप्लेस कर रहे हैं. बट बीच में बच्चे को और दस्त भी होंगे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको ये एडिशनल ORS भी देना है आपको 50 to 100 ml आफ्टर एवरी लूज स्टूल. जो ऊपर आपने दिया है उसके अलावा होगा ये वाला. तो लेस देन 2 years give 50 ml and after more than 2 years give 100 ml after every loose stool. Remember to continue breastfeeding. अगर बच्चा दूध पीता है तो उसको आपको ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज करना है. और जहाँ पे आप ORS alternate hours में कर रहे थे, तो जिस नेक्स्ट घंटे में आप उसको ORS नहीं दे रहे थे, उस घंटे में आपको उसको स्टार्टर डाइट देना है. तो स्टार्टर डाइट एंड ORS दे आर ऑल्टरनेटेड विद ईच अदर. फिर आगे आपके इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है. तो आपको पता है कि यहाँ पे इम्यूनिटी एकदम डिप्रेस्ड है, और सैम बच्चे जिनमें की एडिमा है वो एंड डर्मेटोसिस, स्किन में आपको कुछ रैशेस जैसे हैं, स्किन ब्लीच्ड है, तो दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर इन्फेक्शंस. और मोर्टेलिटी भी जो है सैम विद एडिमा जो है उनमें ज़्यादा देखी गई है. ऑल चिल्ड्रन विद सैम आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. तो उनको एंटीबायोटिक आपको सबको देना है. रिमेंबर द ट्रायड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन. क्या क्या एंटीबायोटिक्स देने हैं आपको? अ चाइल्ड विद सैम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन मैल न्यूट्रिशन है, उसको तब भी आपको एंटीबायोटिक देना है. क्या देते हैं हम एंटीबायोटिक? ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days. फॉर इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, डायरिया, UTI, गिव एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन फॉर 7 days. फॉर सेप्टिक शॉक, बच्चा आता है उसका ब्लड प्रेशर लो था और आपने उसको शॉक के लिए ट्रीट किया है, उसमें आपको इन्फेक्शन ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना है, तो उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन प्लस जेंटामाइसिन यूज करते हैं. अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है, दिमागी बुखार है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं सेफ्ट्राइक्सोन प्लस एमिकासिन फॉर 2 to 3 weeks. तो उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है बढ़ गया. और डिसेंट्री होती है, अगर उसके स्टूल्स में ब्लड था, तो वी कैन यूज ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. ये एंटीबायोटिक पॉलिसी है, इसको हम डिपेंडिंग अपॉन द लोकल प्रेवलेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू थेरेपी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसमें आपको ये एंटीबायोटिक्स यूज करने हैं. Then is electrolyte and micronutrient supplementation. We all know they are having potassium is on the lower side, so supplement potassium with potassium chloride at 3 to 4 milliequivalent per kg per day for 2 weeks. Give injection magnesium sulfate का एक इंजेक्शन लगाना है आपको 0.2 ml per kg intramuscularly stat. उसके बाद फिर oral देना है 0.2 ml per kg for 2 weeks. Zinc is given at 2 mg per kg per day for 2 weeks. Copper 0.3 mg per kg per day. Copper अलग से नहीं आता, लेकिन वो मल्टी मिनरल सोल्यूशन हो या फिर कोई मल्टीविटामिन सिरप हो, उसमें कॉपर हो तो आप वो दे सकते हो. विटामिन ए 50,000 यूनिट टू 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट स्टैट. तो 6 महीने से नीचे 50,000 यूनिट, 1 साल से नीचे 1 लाख यूनिट, और उससे ऊपर 2 लाख यूनिट. और अगर वेट कम है तो हम 1 लाख यूनिट यूज करते हैं. तो विटामिन ए भी आपको एक डोज देनी है. If there is evidence of vitamin A deficiency, तो अगर deficiency के signs already आ चुके हैं like white dot spots, conjunctival या corneal cirrhosis, आपका जो आंख का पर्दा है आगे से वो आपको धुंधला दिख रहा है, अगर cirrhosis होना शुरू हो गया तो आपको फिर वो 3 डोजेस देनी पड़ेंगी on day 1, 2 and 14. विटामिन ए की 3 डोजेस in presence of signs of vitamin deficiency. विटामिन डी देना है आपको, या तो आप एम्पिरिकली दे सकते हैं या फिर क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ रिकेट्स अगर है तो. विटामिन के 2.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर स्टैट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपको देना है, एंड टैबलेट फोलिक एसिड 5 milligram on day 1 followed by 1 milligram per day. Next comes iron. Iron is started in the second week. पहले हफ्ते में हम iron नहीं देते हैं because it has been seen that giving iron the first week increase the chances of infection. So we avoid giving iron in the first week. Dose क्या होती है? 3 milligram per kg per day in 2 divided doses for at least 3 months. 3 महीने तक आपको ये iron देना है. Blood transfusion routinely देने की जरूरत नहीं है. In case HB less than 4 है या फिर बच्चे को अनीमिया और इन्फेक्शन की वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है.
इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है आपको, ये these are मोस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो आपको सारे you have to do in all children with SAM: blood sugar, complete hemogram, electrolytes including sodium, potassium, calcium, and screening for infections. ये आप सब में नहीं करना है, लेकिन जहां आपको लग रहा है सस्पिशन है वहां पे करना है आपको। तो वो है ब्लड कल्चर, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड कल्चर सेंसिटिविटी, चेस्ट एक्सरे एंड मॉन्टू टेस्ट टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस। ये आपको ऑलमोस्ट सभी में करना चाहिए। और स्क्रीनिंग फॉर HIV। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज फीडिंग। फीडिंग कैसे करना है इनको बच्चे, तो फीडिंग हम देते हैं गिवन एज स्टार्टर डाइट which we call as F75, catch-up diet or F100, and third is the home-based diet when the child has been stabilized. Starter diet और F75, इसमें 75 जो है that depicts the calories. तो इसमें क्या होता है, 75 calories होती हैं in each 100 ml and 0.9 gram of protein. It is given in small amounts every 2 to 3 hourly orally. तो इनिशियली क्या होता है कि we do not want to overwhelm the body. बॉडी के सारे सिस्टम जो हैं आपका, इवन डाइजेशन जो का जो सिस्टम है वो सारा डिप्रेस्ड होता है, तो आप एकदम खाना खिला दोगे तो वो ओवरवेलम हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो बहुत थोड़े अमाउंट में देना है और धीरे धीरे देना है। तो दिस स्टार्टर डाइट प्रमोट्स रिकवरी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो सारा कुछ बैलेंस आपका खराब हुआ था वो धीरे धीरे उसमें रिस्टोर होना शुरू हो जाता है जैसे न्यूट्रिशन जाता है। तो कैसे देते हैं हम, गिवन एट 130 ml per kg per day। तो 5 किलो के बच्चे में आपको 650 ml देना पर डे में, डिवाइडेड डोजेस में 12 से डिवाइड करोगे आप 2 to 3 आवर्ली अगर आपको देना है। प्रोवाइडिंग इक्वलेंट कैलोरीज, तो 130 ml अगर आप दोगे तो कैलोरीज भी उसमें 130 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से मिलती हैं। तो जो दिन का बच्चे को वॉल्यूम लेना है उसका अगर वो 80% नहीं ले पा रहा है तो आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज करनी है उसको एडिशनल फीड देने के लिए। एंड ऑल्सो एनकरेज कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग। कैचअप डाइट और F100 में 100 इज अगेन द कैलोरिक कंटेंट। ये हम शुरू करते हैं अब द चाइल्ड हैज बीन स्टेबलाइज्ड। 2 से 7 दिनों में जब वो स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर हम कैचअप डाइट शुरू करते हैं। इसका फंक्शन होता है टू रीबिल्ड द वेस्टेड टिश्यूज। इसमें अब क्या होता है, बच्चे का वेट गेन शुरू होना हो जाता है अब जब आप कैचअप डाइट शुरू करते हो। तो इसमें प्रोटीन होता है 2.9 ग्राम्स एंड एनर्जी इज 100 किलो कैलोरी पर 100 ml ऑफ कैचअप डाइट। इसका डोज होता है, इसका वॉल्यूम होता है 150 to 220 ml per kg per day एवरी 3 to 4 आवर्ली। और जब आप कैचअप से स्टार्टर से कैचअप में जाते हो तो धीरे धीरे आपको स्विच करना है, एकदम नहीं करना है। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल ट्रांजिशन। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं रेसिपी फॉर स्टार्टर डाइट। तो इसमें आप 1000 ml आपको अगर स्टार्टर डाइट बनानी है तो इसमें देखो कंटेंट्स क्या क्या है। फ्रेश काउस मिल्क और टोन मिल्क भी ले सकते हो आप। 300 ml लिया आपने, शुगर लिया 100 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 20 ml एंड वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1000 ml। तो यहाँ पे स्लाइड में हम देख सकते हैं हमारा जो कुक है टांडा में NRC वार्ड में वो F75 प्रिपेयर कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उसने हाथ धो लिए। देन ही टेक्स 300 ml ऑफ मिल्क, उसमें 20 ml तेल डाला। वो एक मेजर करके आपको एक टम्बलर लेना है जिसमें कि मार्क होगा 25-30 ml का। तो 20 ml तेल डाला, उसमें ये एडेड 100 ग्राम्स ऑफ शुगर। 100 ग्राम उसमें शुगर ले लिया आपने, वो अंदाजे से नहीं डालना है। ये एक डिजिटल वेइंग स्केल है, उसमें आपने 100 ग्राम्स एग्जैक्टली वे करके इसमें डालना है। और ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे मिक्स कर दी। एड वाटर 680 ml। तो सारा वॉल्यूम मिला के आपको टोटल वॉल्यूम जो है वो 1000 ml होना चाहिए। और उसको अच्छे से ब्लेंडर से आप उसको मिक्स कर लो, क्योंकि तेल जो है वो हो सकता है 2-3 बच्चों को देना पड़े, तो इवनली मिक्सड होना चाहिए। और उसके बाद रेडी टू सर्व। तो इसमें यहाँ पे देखो F75 ऐसा लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कोई डाइट है और पता नहीं कैसे बनती होगी। तो ये कुछ नहीं है, बस आपने दूध, चीनी और तेल आपने इसमें डाला है। एंड जरूरत है गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दूध का टेम्परेचर ठीक था आपका, फ्रेश है तो, या फिर अगर ठंडा था तो आप उसको हल्का सा गर्म कर सकते हो। सो दिस इज द रेसिपी फॉर कैचअप डाइट। जैसा ये उसमें था स्टार्टर में था वैसे कैचअप डाइट है। नाउ दिस इज स्टार्टर डाइट रेफरेंस चार्ट। इसमें क्या है कि आपको बच्चे के वेट के हिसाब से सारा कुछ दिया है कि कितना वॉल्यूम देना है। तो स्टार्टर डाइट हम यूज करते हैं 130 ml per kg per day के हिसाब से। तो आप वेट के हिसाब से अगर 3.2 किलो का बच्चा है तो उसका अगर आपने 12 वाली फीड्स देना, 2 वाली फीड्स देनी है तो आपने वॉल्यूम आता है उसका 35 ml। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये टोटल वॉल्यूम पर डे हो गया।
और उसको आप अगर 12 से डिवाइड कर दो 2 आवर्ली फीड हो जाएगी। तो आपने 2 आवर्ली फीड की, फिर जैसे जैसे बच्चा टॉलरेट करेगा आपने 3 आवर्ली कर दिया, उसको वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड फाइनली 4 आवर्ली फीड। टोटल वो दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम उसको लेना है 80%। तो 80% तो 35 इज 20, अराउंड 27, 28। तो हर फीड में आप उसको 35 ml का 80% लेना ही लेना है। अगर वो उतना 27-28 ml नहीं ले रहा है तो आपको फिर यू हैव टू स्टार्ट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। वैसे ही कैचअप डाइट रेफरेंस चार्ट है जिसमें कि आप 150 मिनिमम है और मैक्सिमम 220 ml पर kg पर डे के हिसाब से जा सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है ना, 4 आवर्ली फीड है और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, इसका 80 ml हो गया है, दिस इज मिनिमम। और ग्रेजुअली आप 10 ml करके बढ़ाते जाओगे, 80 से आपने 90 किया, इस तरह से जो मैक्सिमम है 150 ml होना चाहिए 4 आवर्ली। तो ये कैचअप डाइट रेफरेंस चार्ट है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। ऑलवेज फीड विद अ कप एंड स्पून, डू नॉट यूज अ फीडिंग बॉटल, देयर इज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, बच्चे के सांस में जा सकता है। और हमेशा नर्स को हमेशा हेल्प करना चाहिए मदर को, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है कभी फीड करने के लिए, और जबरदस्ती नहीं देना है बच्चे को। होम डाइट, आगे जब बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है तो आपको ग्रेजुअली होम डाइट भी इंट्रोड्यूस करनी है, उसमें दाल चावल खिचड़ी नॉन वेज दे सकते हो आप। यू कैन ऐड लिबरल अमाउंट्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल और घी टू इंक्रीज द कैलोरी कंटेंट, तो एनर्जी उससे बढ़ जाएगी, आप घी उसमें ज़्यादा डाल दें। कुक अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है ना, इंक्लूड डेली सीजनल फ्रूट्स, और 3 मेजर मील्स अगर बच्चा लेता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसके बीच में यू कैन ऐड 2 हेल्दी स्नैक्स, लाइक चपाती उसमें बटर लगा दो, ब्रेड में बटर लगा दो, दलिया, फ्रूट्स, कुक पोटैटोज है ना, तो आप आलू बॉयल करके नमक लगा के आप दे सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे इंट्रोड्यूस करनी है उसमें बच्चे में। तो उसमें क्या है, कैचअप डाइट ग्रेजुअली कम करोगे और कुछ कुछ होम डाइट आप बीच में ऐड करोगे। डेली केयर में क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं इनका, डॉक्टर हितेन ने टॉक्ड अबाउट कॉग्निटिव डिले है ना, फिजिकल के साथ तो कॉग्निटिव भी होता है, डिप्रेस्ड होते हैं, तो यू हैव टू डू सेंसरी स्टिमुलेशन, प्रोवाइड देम टेंडर लविंग केयर, provide a cheerful stimulating environment, play therapy, structured play therapy is very important। तो each child, हर बच्चे के साथ आपको 15-20 मिनट इंडिविजुअली प्ले करना है, ऐसे नहीं कि ग्रुप में, हर एक बच्चे के साथ अलग से प्ले करना है। यूज सिंपल इनएक्सपेंसिव टॉयज, जो आप कॉमन टॉयज होते हैं वो यूज कर सकते हो। मैटरनल इन्वॉल्वमेंट इन फीडिंग, कंफर्टिंग एंड प्ले, हमेशा मदर को इन्वॉल्व करो बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसको खाना खिलाने में। डिस्चार्ज कब करना है बच्चा, स्टेप आपने कॉम्प्लिकेशंस देख ली, फिर आपने उसको रिहैबिलिटेट कर दिया, तो व्हेन विल द चाइल्ड बी फिट फॉर डिस्चार्ज, व्हेन ही हैज अचीव्ड अ वेट गेन ऑफ 15%। तो एडमिशन का वेट मान लो उसका 5 किलो था, तो डिस्चार्ज का वेट जो आपका टारगेट है वो 5 किलो 750 ग्राम होगा, तो 15% गेन होना चाहिए। या फिर अगर किसी वजह से कई बार जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ता है तो एटलीस्ट 5 ग्राम पर kg पर डे फॉर 3 कंसेक्यूटिव डे, 3 दिन लगातार उसका इस तरह से वेट बढ़ना चाहिए 5 ग्राम पर kg, तो आप सोच सकते हो डिस्चार्ज करने के लिए। दूसरा क्या है, सोजिश कम हो जानी चाहिए है ना, एडीमा शुड हैव रिजॉल्व्ड, जो इन्फेक्शन थे उनका ट्रीटमेंट हो गया होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने दिए होने चाहिए बच्चे को, इम्यूनाइजेशन इज अपडेटेड, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कुछ इम्यूनाइजेशन इनकी लैप्स कर जाती हैं, तो पूरी करनी है। एंड यू मस्ट बी श्योर दैट द मदर इज कॉन्फिडेंट, उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मैं घर जाके बच्चे को टाइम दूंगी, उसका खाना भी खिला सकती हूँ, है ना, तो वो भी जरूरी है। फॉलोअप कैसे करना है ये बताया था डॉक्टर हितेन ने, पहले महीने में 1 फर्स्ट वीक, देन 15 days एंड 1 month, देन 3 monthly till 1 year टू अवॉइड रिलैप्स। आशा हमेशा न्यूट्रिशन काउंसलर जो होते हैं एनआरसी के साथ उसके कॉन्टैक्ट में रहती है फॉर फॉलोअप। हर एक विजिट में आपको बच्चे को एग्जामिन करना है, यू हैव टू प्लॉट द वेट ऑन द ग्रोथ चार्ट, वो कर्व कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, और हमेशा मदर को रीइंफोर्स करो उसको फीडिंग प्रैक्टिसेस ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड फॉर मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ द चाइल्ड। तो अब यहाँ पे हम एक केस सिनारियो देखते हैं कि जस्ट टू रिवाइज। तो 1 year old baby is brought to you with history of diarrhea and vomiting since 2 days, तो उल्टी और दस्त था उसको। आपने जब एग्जामिन किया तो ही सेवेरली वेस्टेड, मतलब देखने से बहुत कमजोर लग रहा है, तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये अकेला क्राइटेरिया सफिशिएंट है सैम डायग्नोज करने के लिए। वेट इज 6.2 kg, द बेबी इज लेथार्जिक बट ब्रीदिंग नॉर्मली। आपने टेम्परेचर लिया उसका, तो टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, वो हाइपोथर्मिया में है, हैंड्स आर कोल्ड, पल्स रेट इज 140 per minute, टेकिकार्डिया है, बट कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 3 seconds, eyes are normal, skin pinch takes more than 3 seconds,
तो अब इस बच्चे को कैसे मैनेज करना है, कि जस्ट केस सिनेरियो, अगर ऐसा कोई बच्चा आपके पास आ जाता है तो हम कैसे मैनेज करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो पहला हमेशा पता है हमको स्टेबलाइजेशन फेज है फर्स्ट वीक में, तो ट्राइज करोगे आप, लुक फॉर ABCD। एयर एंड ब्रीदिंग हमने बोला कि बच्चा इज ब्रीदिंग नॉर्मली, तो वो ठीक है। सी से सर्कुलेशन देखना है, तो सर्कुलेशन में दो उसके हाथ पांव ठंडे हैं लेकिन CRT इज नॉर्मल, तो शॉक नहीं है उसको एटलीस्ट, क्योंकि शॉक में हमने देखा था तीनों चीजें होनी चाहिए आपको, आपका CRT भी प्रोलॉन्ग होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है, तो शॉक नहीं है एटलीस्ट इसको। कोमा नहीं है, कोमाटोज नहीं है, जो लेथार्जिक है, और कन्वर्जेंस भी नहीं हो रही है सी से। तो डी से आ जाता है सिवियर डिहाइड्रेशन, तो ये बच्चे को सैम को जैसे हिस्ट्री ऑफ डायरिया, साथ में बच्चा सुस्त है, इज अनेबल टू ड्रिंक, एंड स्किन पिंच टेस्ट जो है पॉजिटिव है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमको सिर्फ 2 ही साइन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे तो 3 साइन है डिहाइड्रेशन के लिए, तो दिस चाइल्ड हैज सिवियर डिहाइड्रेशन। वो कैसे मैनेज करेंगे, हमेशा आपको याद रखना है हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया हमेशा सैम बच्चे में याद रखना है, तो कीप इन अ रेडिएंट वार्मर, स्लो रिवॉर्मिंग करेंगे। चेक ब्लड शुगर, अगर अवेलेबल नहीं है ग्लूकोमीटर तो आप एम्पेरिकली गिव 10% डेक्सट्रोज 50 ml by nasogastric tube. Get IV line, send sample for potassium and other investigations and start giving ORS. तो वही 5 ml per kg के हिसाब से आपको देना है उसको, 30 ml half hourly for 2 hours, followed by 60 ml alternate hour for 10 hours, तो 12 hours की हमने ट्रीटमेंट दे दिया। प्लस बीच में जो भी लूज स्टूल होता है उसको रिप्लेस करने के लिए भी गिव ORS 60 ml, और जिस ऑल्टरनेट आर में आप उसको ORS नहीं दे रहे हो उसमें आपको यू हैव टू गिव स्टार्टर डाइट F75, तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा 65 ml। हमने वो रेफरेंस चार्ट देख लिया, 6 किलो के लिए 65 ml है वाली फीड। एंड कीप रीअसेसिंग द हाइड्रेशन स्टेटस, आप दे रहे हो रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्स रेट कैसा है, रेस्पिरेटरी रेट इंप्रूव हो रहा है, बच्चा लेथार्जिक आप एक्टिव हुआ, थर्स्ट बढ़ गई उसकी कि नहीं हुआ, जो स्किन पिंच प्रोलॉन्ग था वो इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको यू हैव टू कीप रीअसेसिंग। तो हमारा जो ट्रीटमेंट चार्ट है प्रिस्क्रिप्शन वो कैसा लगेगा, इसमें हमको क्योंकि इसको डायरिया है तो आप एंटीबायोटिक भी देना है, तो इंजेक्शन एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन दिया आपने, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, सिरप जिंक 5 ml OD, विटामिन A दिया उसको, अगर साइंस नहीं है तो आपको देना ही है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली, विटामिन K, folic acid on day 1 and followed by 1 milligram per day, and syrup vitamin D complex। तो ये बच्चा हमने स्टेबलाइज कर दिया, स्टार्टर फीड करी, ट्रांजिशन हो गए हम कैचअप डाइट के लिए, तो रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, तो उसमें आपको 4 वाली कैचअप डाइट डालोगे, टारगेट वेट इसमें होगा 7 किलो, वर्कअप फॉर एनी क्रॉनिक इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV, एंड स्टार्ट आयरन थेरेपी आफ्टर द सेकंड वीक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मदर, इम्यूनाइजेशन एंड डिस्चार्ज एंड फॉलो। सो ये हमारा टांडा में जो है आपका NRC वार्ड है, और यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे एक प्ले एरिया जहाँ पे कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ खिलौने रखे होते हैं। सो दैट्स ऑल। हेलो, हेलो, Sir, am I audible? यस यस। सर मैं आपको ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आप हम लोग जो सैम चिल्ड्रन को जो हम मतलब we identify them as diagnose them as SAM, severe acute malnourished children. So how do we, what are the clinical parameters and required to diagnose them as SAM?
देखो सैम के लिए तो आप पेरिफेरी में ही आपको डायग्नोज हो जाएगा, इसके लिए कोई आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है आपका वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब आंगनवाड़ी वर्कर में हमको ये चार्ट्स दिए हुए हैं। तो उसमें आपको प्लॉट करना है उस एज के लिए, अगर उसका हाइट के लिए उस बच्चे का अगर वेट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो अगर उसमें फॉल कर रहा है तो वो हो जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर अगर है तो वो सैम है। अगर बाय पीडल एडीमा है, दोनों पाँव में सोजिश है, अगर उसके पिटिंग एडीमा है तो वो सैम है। और सिवियर विजिबल वेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है पर आपको देखने से लग रहा है कि बच्चा ये बिल्कुल स्किन एंड बोन्स है, उसमें हड्डियां दिख रही हैं सिर्फ, तो वो आप उसको सैम डायग्नोज कर सकते हो। तो इन चारों क्राइटेरिया में से सिर्फ एक भी अगर है तो यू कैन डायग्नोज सैम। तो उसके लिए कोई आपको आगे नहीं भेजना है, कोई स्पेशलिस्ट के पास भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आते हैं बच्चे पेरिफेरी से, वो सैम डायग्नोज करके आते हैं, हेल्थ वर्कर्स ने डायग्नोज किया होता है उनको। सो तो जैसे नेक्स्ट आई जस्ट फॉर माय इंटरेस्ट ऑफ सेक आई वांट टू आस्क कि जैसे हमारे जो पीएचसी लेवल पे कोई अगर क्लिनिकली उन्हें लगता है कि ये बच्चा जो है, जैसे आपने 4 क्राइटेरियाज में बताया, हेल्थ एंड वेट में तो है ही है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स में, जेड स्कोरिंग में, लेकिन अगर क्लिनिकली भी लग रहा है देन लाइक इट इज मतलब हाउ टू से सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड सैम जो होता है सर, फॉर दैट आई थिंक दे आर रेफर टू यू कि भी आप उनको व्हाट दे थिंक मैनेजमेंट डायग्नोज आप नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए आप हमारे पास भेजना है अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस है। राइट सर। एंड एनी आई थिंक जो आपने अभी प्रेजेंटेशन किया उसमें काफी क्लियर हो गया। आई थिंक ऑल द पीडियाट्रिशियंस आर फॉलोइंग द सेम हाँ जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना? हाँ जी हाँ जी जी। तो और तो नहीं कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। और सर एनी ऑफ द फ्रॉम द पैनल वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? आई थिंक सर किसी ने नहीं पूछना है क्वेश्चन। सो ऑडियंस का भी हमें है कुछ और? अच्छा, ऑडियंस का एक क्वेश्चन फ्लेवर ब्रिज के ऊपर है। तो एक सेकेंड सर, एक क्वेश्चन ऑडियंस का फ्लेवर ब्रिज के ऊपर है, जो आई थिंक उस टाइम कुछ नेट का प्रॉब्लम की वजह से शायद नहीं हुआ। ये एक फ्लेवर ब्रिज जो है जिसे स्वाद सेतु हम कहते हैं, इसका ये एक रिसर्च में पाया गया है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि बच्चे उन खाद्य पदार्थों को ज्यादा पसंद करते हैं जो माँ गर्भावस्था में और स्तनपान कराते समय स्वयं खाती है। वे उसे भोजन को अपनाने को लेकर अधिक उत्साहित होते हैं, उसी भोजन को। तो जो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, इनको आपने ये जो खाना, जो भी भोजन खाएं, डिफरेंट टाइप के व्यंजन खाएं, तो इन्हें यही जो है आगे बच्चा भी उन्हीं भोजन को अपनाता है। तो इस स्वाद सेतु फ्लेवर ब्रिज का मतलब ये है। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। सो I would like to thank everyone for attending this webinar, and I hope we have covered all the aspects from the frontline workers up till the medical officers and our district program officers. Clinically, how to manage, kya management protocols hai, that was also told by Dr. Piyush sir, and Dr. Ashwani sir also explained regarding malnutrition, कैसे क्या होता है, कितने types का है, and what is Z scoring and all. और बाकी प्रोग्रामेटिक एस्पेक्ट भी हमने आपको बता ही दिए हैं, शायद आपको पहले से ही मालूम होते हैं। तो now I like to close this session. Thank you very much for all the listeners from all the line of departments. Thanks again. Thank you. Thank you Dr. Hiten, thanks a lot. Thank you, Dr. Hiten. कर दिया लाइव स्ट्रीम बंद। कहाँ है डॉक्टर शिवानी? तो है ही नहीं। सब यहाँ से लीव हो जाएंगे, देखो।
आप करो सबसे पहले, यहाँ से करता हूँ, ये लास्ट में करना, हाँ ठीक है।